हेलो एंड वेलकम टू दीक्षा मेंटर। आज मैं आपको क्लास 12th के सेकंड चैप्टर का क्वेश्चन आंसर कराने वाला हूं। और इसमें मैंने जो भी क्वेश्चन बन सकता था, जो इम्पोर्टेंट है या जिस क्वेश्चन को करने से आपकी समझ बेहतर हो सकती है, उन सभी क्वेश्चनों को चुना है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, पुष्प के प्रमुख कार्यों को लिखें। अब पुष्प के प्रमुख कार्य क्या हो सकते हैं? तो आप पुष्प देखते होंगे, देखने बहुत सुंदर लगता होगा, बहुत अच्छा उसमें से खुशबू भी आती है। लेकिन यह पुष्प का मेन मेन काम नहीं है। पुष्प का मेन काम क्या है? तो पुष्प का मेन काम है युग्मकों का निर्माण करना। ठीक है, तो पुष्प क्या करते हैं? युग्मकों का युग्मकों का निर्माण करते हैं। युग्मकों का निर्माण करना ही इसका मेन कार्य है। अब आप जानते हैं युग्मक दो तरह के होते हैं। नर में बनते हैं तो नर युग्मक कहलाते हैं, मादा में बनते हैं तो मादा युग्मक कहलाते हैं। ठीक है, नर युग्मक कहाँ बनता है? तो ये बनता है पुंकेसर के अंदर। और जो मादा युग्मक बनती है वह किस बनता है? तो वह बनती है इसमें स्त्रीकेसर के अंदर। ठीक है, स्त्रीकेसर के अंदर बनता है। तो ये इसका पुष्प का मेन कार्य था। क्या है इसका? युग्मकों का निर्माण करना, नरयुग्मक मादा युग्मक दोनों का। और ये भी अधिक जानकारी लिख दीजिएगा, इसमें नर युग्मक कहाँ बनते हैं और मादा युग्मक कहाँ बनते हैं। बस इस क्वेश्चन का आंसर इतना ही होगा। अगला प्रश्न है, परागकण आहार क्या है? तो आपने पढ़ा होगा कि पौधों के परागकण में बहुत से पोषक तत्व मौजूद रहते हैं, इसलिए आजकल इसका उपयोग आहार के रूप में किया जा रहा है। तो क्या करते हैं कुछ कंपनियां, परागकणों से लेकर के उनके पोषक तत्वों को एक कैप्सूल में भर करके या टेबलेट के माध्यम से सेल करती हैं, और उसका यूज हम लोग खाने में करते हैं, औषधि के रूप में भी करते हैं। कई बार इसका गलत भी उपयोग किया जाता है कि कुछ जो एथलीट होते हैं वे परागकणों को अपने खेलने से पहले ये एक्स्ट्रा एनर्जी के रूप में लेते हैं, जो बैन है भारत में। अगला प्रश्न है 3 नंबर, युक्तांडपी एवं वियुक्तांडपी में अंतर लिखें। देखिए, युक्तांडपी यानी जिसका अंडप जुड़ा हुआ हो, संलग्न हो, तो जिसका अंडप संलग्न रहता है उसे युक्तांडपी कहते हैं, और जिसका अंडप संलग्न नहीं रहता है उसे वियुक्तांडपी कहते हैं। ठीक है, तो ये मेन अंतर है। देखिए, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको लाइन बाय लाइन तो क्वेश्चन आंसर नहीं करा सकता, क्योंकि उसमें कई मिनट लग जाएंगे, घंटा कह लीजिए, घंटे लग जाएंगे, कई घंटे लग जाएंगे। लेकिन मैं इसमें आपको बताते चलूँगा कि किसी क्वेश्चन का आंसर कैसे करना है। और जो क्वेश्चन डायरेक्ट टू टॉपिक से है, मतलब ऐसा क्वेश्चन है जिसको आप डायरेक्ट टॉपिक ही पूरा लिख सकते हैं, उसको ज़्यादा चर्चा करने की जरूरत नहीं है। जैसे ये पराग और आहार है, ये है वियुक्तांडपी है, पुष्पोपकारी है, ये मैंने आपको डायरेक्ट कराया है। आप केवल टॉपिक है वो आंसर, टॉपिक देखिए वहाँ से पूरा लिख दीजिए, सेम टू सेम वो आंसर इसका हो जाएगा। लेकिन कुछ क्वेश्चन है जिसमें थोड़ा सा आपको फेरबदल करने की जरूरत होगी, सोचने समझने की जरूरत होगी, उन पे मैं चर्चा करूंगा। जैसे चौथा प्रश्न है, प्रतिव्याशांत कोशिकाएं क्या है? इनकी संख्या कितनी होती है? तो देखिए, ये होता है बीजांड, इसे बीजांड कहते हैं। बीजांड के अंदर एक संरचना बनती है जिसे कहते हैं हम लोग भ्रूण कोश। भ्रूण कोश में बनती है प्रतिव्याशांत कोशिकाएं। तो प्रतिव्याशांत कोशिकाएं कौन सी हैं? तो कहेंगे प्रतिव्याशांत कोशिकाएं कोशिकाओं के समूह है जो निभागीय सिरे में पाई जाती है। देखिए, ये जो है इसे इसे हम लोग कहते हैं बीजांडद्वारी सिरा, और इधर की ओर होता है उसे कहते हैं हम लोग निभागीय सिरा। तो यहाँ पे वास्तव में उल्टा बना है, यही है वो निभागीय सिरा। तो प्रतिव्यासांत कोशिकाएं हैं, फिर से सुनिए, प्रतिव्यासांत कोशिकाएं 3 कोशिकाओं के समूह हैं जो निभागीय सिरे में पाई जाती है। जैसे ये है 1 2 3, ये आप पढ़े ही हैं डिटेल में। ठीक है, फिर अगला प्रश्न है कि इसमें कितनी संख्या होती है? तो वही में आ गया, लिख दीजिएगा इसमें प्रतिव्यासांत कोशिकाओं में 3 कोशिकाएं होती है। ठीक है, अगला है परागकण क्या है? परागण क्या है? मिस्टेक हो गया, परागण क्या है, यह कितने प्रकार के होते हैं? तो देखिए, सबसे पहली बात है कि परागण क्या होता है। आपने देखा ऊपर पुष्प में नर होता है और मादा होता है, मतलब नर जननांग होता है और मादा जननांग होता है। नर जननांग को हम लोग क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं पुंकेसर। ठीक है, पुंकेसर है। और मादा जननांग में है स्त्रीकेसर है। अब इस स्त्रीकेसर में पुंकेसर के ऊपर बनते हैं यहाँ पे परागकोश, परागकोश में ही बनते हैं परागकण। परागकण विभिन्न माध्यमों से स्त्रीकेसर के वर्तिकाग्र तक पहुँचते हैं, इस क्रिया को परागण कहते हैं। और परागण को लिख दीजिएगा, यह मुख्यतः 2 प्रकार का होता है। कौन कौन सा है? स्वपरागण और परपरागण। ठीक है, ये लघु उत्तरीय क्वेश्चन है इसलिए इतना ही ठीक है। अगर दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन रहता तो इसमें आप परपरागण का भी जो टाइप होता है वो भी लिख सकते थे। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, सजात पुष्पी परागण क्या है? तो सजात पुष्पी परागण क्या है? जब परागण की क्रिया
एक ही जाति के पुष्पों के बीच होती है तो उसे सजात पुष्पी परागण कहते हैं। अगला प्रश्न है वायु परागित पुष्पों में पाई जाने वाली विशेषताओं को लिखें। तो ये देखिए, ये सेम टू सेम टॉपिक से क्वेश्चन है तो इसको मैं छोड़ते जाता हूँ। फिर है पक्षी परागण क्या है, ये भी मैंने कराया है डायरेक्ट। आपके पास जो नोट्स है मैंने ग्रुप में सेंड किया है, उस नोट्स में देखिएगा इस सबका आंसर डायरेक्ट है, तो इसको मैं छोड़ते जाता हूँ। फिर है विभिन्न काल पक्वता क्या है। ठीक है, तो विभिन्न काल परिपक्वता क्या होता है, तो इसमें मैंने आपको बताया था कि इसमें क्या होता है कि जो पुष्प के नर जनन अंग और मादा जनन अंग होते हैं वे एक साथ परिपक्व नहीं होते हैं, इसे ही विभिन्न काल परिपक्वता कहते हैं। और इसमें भी मैंने आपको बताया था कि ये दो तरह का होता है, ये पूरा टॉपिक ही है उसमें, वहाँ से देख लीजिएगा, तो इसको भी स्किप करते हैं। अगला प्रश्न है पर परागण के क्या लाभ है, ये भी सेम टू सेम आपको मिल जाएगा। दोहरे निषेचन के महत्व को लिखें, ये बिल्कुल टॉपिक से हैं तो इनको मैं छोड़ते जाता हूँ क्योंकि ज़्यादा समय वेस्ट करने से फायदा नहीं है, बहुत से क्वेश्चन है अभी। फिर है दोहरा निषेचन क्या है, ये भी सेम टू सेम है। अनिषेक फलन, बहुभ्रूणता क्या है, तो बहुभ्रूणता भी आपको डायरेक्ट टॉपिक से मिल जाएगा, अनिषेक फलन भी मिल जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं असंगजनन, इस पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। असंगजनन क्या होता है, तो कुछ पौधों में बिना निषेचन के ही जनन हो जाता है, उसे अनिषेक जनन कहते हैं। और कुछ पौधे हैं जिन्होंने ऐसी प्रणाली विकसित कर ली है जिसके लिए उन्हें लैंगिक जनन की जरूरत नहीं पड़ती है, बल्कि लैंगिक जनन के स्थान पर पूर्ण रूप से अलैंगिक जनन होता है। ठीक है, इसके बहुत लाभ हैं कि जो किसान होते हैं उनको बीज को ज़्यादा संरक्षित करने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, तो ये असंगजनन ये भी आपको डायरेक्ट मिल जाएगा आपके कॉपी में। स्वपरागन एवं परपरागन में अंतर लिखें, तो स्वपरागन और परपरागन में भी अंतर आपको स्पष्ट मिल जाएगा, ये भी टॉपिक वाइज क्वेश्चन है। जयांक के कितने भाग होते हैं, तो ये तो काफ़ी आसान है, आप जानते हैं जयांक के 3 भाग होते हैं, तीनों का नाम लिख दीजिएगा। यथार्थ फल तथा आभासी फल में अंतर लिखें, तो देखिए यथार्थ फल का मतलब है सत्य फल। ठीक है, सामान्यतः क्या होता है कि जब निषेचन कंप्लीट होता है तो अंडाशय विकसित होकर के फल बनाता है। जिन पौधों में अंडाशय विकसित होकर के फल बनाता है उस फल को सत्य फल कहते हैं, और जिन पौधों में फल के निर्माण के लिए अंडाशय के साथ किसी अन्य अंग की भी जरूरत पड़ती है उसे आभासी फल कहते हैं। या ऐसे भी कह सकते हैं कि वैसे फल जो केवल अंडाशय से नहीं बनते हैं उन्हें आभासी फल कहते हैं। आभासी फल का तो परिभाषा सीधा मैंने आपने लिखा है, यहाँ पे अंतर लिखना था तो आप ये अंतर लिख सकते हैं। ठीक है, जो मैंने अभी बताया। फिर है जल परागन क्या है। ठीक है, ये भी आपको सीधे क्वेश्चन से मिल जाएगा, कॉपी से मिल जाएगा। अगला प्रश्न है एल्ब्यूमिनियस तथा गैर एल्ब्यूमिनियस बीजों में अंतर लिखें, तो ये क्वेश्चन थोड़ा दूसरी तरह से पूछा गया है, ये इस पर चर्चा करते हैं। एल्ब्यूमिनियस का मतलब होता है एंडोस्पर्मिक। ठीक है, तो इसका एक और नाम है एंडोस्पर्मिक। ठीक है, और इसका हो जाएगा वो गैर लगा लीजिए चाहे नॉन लगा लीजिए, उसे नॉन एंडोस्पर्मिक, यह है नॉन एंडोस्पर्मिक। अब चर्चा करते हैं एल्ब्यूमिनियस या एंडोस्पर्मिक क्या है। तो एंडोस्पर्मिक या गैर एल्ब्यूमिनियस का मतलब है कि वैसे परिपक्व बीज जिनमें भ्रूणपोष शेष रह जाते हैं, मतलब बीज पूरे भ्रूणपोष का इस्तेमाल नहीं कर पाता है, उसे कहते हैं हम लोग एंडोस्पर्मिक। और वैसे बीज जिनमें पाए जाने वाले भ्रूणपोष का पूर्ण रूप से उपयोग कर लिया जाता है, मतलब इसमें भ्रूणपोष शेष नहीं रहता है, तो उसे कहते हैं हम लोग गैर एल्ब्यूमिनियस या फिर नॉन एंडोस्पर्मिक। आप जानते होंगे भ्रूणपोष क्या होता है। ठीक है, भ्रूणपोष क्या होता है, तो यह पौधों भ्रूण को पोषण प्रदान करता है, और भ्रूणपोष आप जानते हैं कि यह त्रिगुणित होता है जो दोहरा निषेचन के दौरान बनता है, तो ये आप दोहरा निषेचन वाला में ये पूरा जानते ही हैं। ठीक है, फिर से एक बार सुन लीजिए कि एंडोस्पर्मिक किसे कहेंगे, तो वैसे बीज जिनका भ्रूणपोष पूर्ण रूप से उपयोग नहीं होता है बल्कि कुछ शेष रह जाता है उसे हम लोग एल्ब्यूमिनियस कहते हैं, और जिनमें पूर्ण रूप से उपयोग में आ जाता है उसे हम लोग नॉन एंडोस्पर्मिक यानी गैर एल्ब्यूमिनियस कहते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन है आवृत बीजी पौधों में फल का विकास कैसे होता है, उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। तो देखिए जो आवृत बीजी पौधे होते हैं उनमें फल का निर्माण कैसे होता है, तो उनमें फल का निर्माण होता है अंडाशय से। ठीक है, मैंने अभी आपको बताया था कि निषेचन के बाद अंडाशय ही विकसित होकर के फल बनाता है। ठीक है, उदाहरण में आप किसी भी आवृत बीजी पौधा का नाम दे सकते हैं, जिसमें जैसे आप यहाँ पे पपीता दे सकते हैं या फिर आम है, लीची है, उन सभी में तो यही होता है।
इसका आंसर कैसे करेंगे? तो लिखेंगे हम लोग कि आवृत बीजी पौधों में निषेचन के बाद अंडाशय परिपक्व होकर फल का निर्माण करता है। ठीक है, और उदाहरण आपको बता ही दिया। अब इसके साथ है दीर्घ उत्तरी प्रश्न, जो लंबे क्वेश्चन हैं उनको देखते हैं। पहला प्रश्न है पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन का वर्णन करें, यानी पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन कैसे होता है उनका वर्णन करना है। तो ये लंबा क्वेश्चन है और इसको चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। ये पूरी वास्तव में क्या करना है कि इसमें पूरे चैप्टर का जो ये सेकंड चैप्टर है पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, उसका समरी आपको सारांश टाइप में लिख देना है। सबसे पहले हम लोग यहाँ से लिखना शुरू करेंगे कि पुष्पी पादपों में पुष्प ही लैंगिक अंग होता है। क्या होता है? पुष्प ही लैंगिक अंग होता है। और पुष्प में दो लैंगिक अंग पाए जाते हैं, या तो मतलब कुछ ऐसे लिखेंगे, पुष्प लैंगिक अंग है और पुष्प दो तरह के हो सकते हैं। कौन कौन हो सकता है? एक लिंगी हो सकता है और द्विलिंगी हो सकता है। एक लिंगी पुष्प हो सकता है और द्विलिंगी हो सकता है। ठीक है, एक लिंगी पुष्प में या तो पुमंग रहता है या जयांग रहता है, जबकि द्विलिंगी में पुमंग और जयांग दोनों साथ में रहते हैं। पुमंग तथा जयांग दोनों साथ में रहते हैं। ठीक है, यहाँ तक लिख देंगे। उसके बाद लिखेंगे, यहाँ से मैं बताता हूँ, उसके बाद लिखेंगे कि लैंगिक जनन को 3 भागों में बांटा जा सकता है। ठीक है, 3 भाग आप जानते हैं कौन कौन होता है। तो पहला होता है निषेचन पूर्व घटनाएं, निषेचन पूर्व घटनाएं। दूसरा होता है निषेचन, इतना ही। और तीसरा होता है निषेचन पश्च घटनाएं, यानी यहाँ पे हो जाएगा ये पश्च घटनाएं होती है। तो लिखेंगे 3 घटनाओं में 3 भागों में बांट सकते हैं, निषेचन पूर्व घटनाएं, निषेचन तथा निषेचन पश्च घटनाएं। उसके बाद आपको फिर 1 को एक्सप्लेन करना होगा, निषेचन पूर्व घटनाएं। तो निषेचन पूर्व घटनाओं में लिखेगा कि निषेचन पूर्व घटनाओं में क्या क्या होता है। तो निषेचन पूर्व घटनाओं में होता है युग्मक जनन तथा युग्मक स्थानांतरण, युग्मक जनन तथा युग्मक स्थानांतरण। फिर क्या कीजिएगा, मतलब ऐसे लिखिएगा कि निषेचन पूर्व घटनाओं में 2 घटनाएं सम्मिलित है, युग्मक जनन तथा युग्मक स्थानांतरण। फिर इसमें आप युग्मक जनन का परिभाषा लिखिएगा, जो मैंने आपको लिखवाया है। ठीक है, आपके कॉपी में सीधे मिल जाएगा। उसके बाद फिर युग्मक स्थानांतरण में लिखिएगा। इसी में परागन भी होता है। तो फिर अच्छा, यहाँ पे एक छूट गया था ना, युग्मक जनन युग्मक स्थानांतरण, युग्मक स्थानांतरण के साथ ही परागन भी होता है। तो ये आपको परागन भी लिखना होगा। फिर परागन का परिभाषा दीजिएगा, यानी युग्मक स्थानांतरण, युग्मक जनन, उसके बाद युग्मक स्थानांतरण, और वहीं पे आपको मिल जाएगा परागन। इन सबको एक्सप्लेन कर लीजिएगा परागन के बाद। उसके बाद आ जाइएगा निषेचन में। ठीक है, फिर निषेचन का परिभाषा लिखेंगे। तो आप जानते हैं निषेचन किसे कहते हैं। तो निषेचन का परिभाषा भी आपको मिल जाएगा सीधे कॉपी में। तो वहाँ से निषेचन का परिभाषा लिख दीजिएगा। निषेचन के बाद लिखिएगा निषेचन पश्च घटनाएं। ठीक है, उसके बाद लिखना है आपको निषेचन पश्च घटनाएं। और निषेचन पश्च घटनाएं लिखने के बाद इसमें लिखेंगे निषेचन के बाद द्विगुणित युग्मनज का निर्माण होता है, और युग्मनज में विभाजन से भ्रूण बनता है। भ्रूण ही विकसित होकर के बीज का निर्माण करता है आगे। और फिर उसमें लिखेंगे निषेचन के बाद पुष्प में निम्नलिखित परिवर्तन होते हैं। और उसमें लिखिएगा क्या, उसमें लिखिएगा कि पंखुड़िया तथा पुंकेसर झड़ जाते हैं, और अंडाशय विकसित होकर के फल बना लेता है, तथा बीजांड विकसित होकर के बीज बना लेता है। ठीक है, तो यहाँ तक लिख लीजिएगा, तब ये पूरा क्वेश्चन कंप्लीट होगा। मतलब ऐसे स्टेप बाय स्टेप बताना है आपको। फिर से मैं बता दे रहा हूँ कैसे लिखेंगे। सबसे पहले लिखेंगे कि पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन का वर्णन करें। इस क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे कि पुष्प पौधों के लैंगिक अंग होते हैं। पुष्प 2 तरह के हो सकते हैं, एक लिंगी द्विलिंगी। एक लिंगी पुष्प में या तो पुमंग उपस्थित रहता है या जयांग, जबकि द्विलिंगी में पुमंग और जयांग दोनों उपस्थित रहता है। फिर लिखिएगा लैंगिक जनन को 3 चरणों में बांटा गया है, या 3 भागों में बांटा गया है। और तीनों लिख दीजिएगा, निषेचन पूर्व घटनाएं, निषेचन पश्च घटनाएं। फिर निषेचन पूर्व घटनाओं को शॉर्ट में एक्सप्लेन कर देना है कि युग्मक जनन क्या होता है, युग्मक स्थानांतरण क्या है, परागन क्या है। उसके बाद फिर लिखेंगे निषेचन लिखने के बाद फिर निषेचन पश्च घटनाएं लिखेंगे। उसमें आपको लिखना होगा निषेचन के बाद क्या होता है,
तो द्विगुणित युग्मनज का निर्माण होता है, उसके बाद भ्रूण बनता है, भ्रूण विकसित होकर के बाद में वह बीज बन जाता है, और उसके बाद उसमें लिखना है कि निषेचन के बाद पुष्प में क्या क्या परिवर्तन होते हैं, वो सब लिख दीजिएगा, तो इसका कंप्लीट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, लघु बीजाणुधानी की संरचना का वर्णन करें। तो देखिए ये सेम टू सेम आपको टॉपिक में मिल जाएगा, वो वहाँ से बिल्कुल लिख देना, उतना ही आंसर है इसका। संरचना वगैरह सब मैंने आपको बनाया है, फिर मैं आपको बता रहा हूँ, आपको ग्रुप में मैंने नोट्स भेज दिया है, वहाँ से आप देख सकते हैं। लघु युग्मक जनन का वर्णन स्पष्ट चित्रों की सहायता से करें। तो देखिए लघु युग्मक जनन का तो मैंने पूरा आपको लिखवाया है, इसमें चित्र की चर्चा कर रहा है तो इसमें कुछ खास चित्र है नहीं। आप जानते हैं लघु युग्मक जनन क्या होता है। तो लघु युग्मक जनन में क्या होता है, सबसे पहले एक कोशिका होती है, ठीक है, यह कोशिका हो गई। इस कोशिका में विभाजन होने से, या ऐसे कहीं इस कोशिका में असमान विभाजन होता है। अब ये कोशिका थी, इसमें विभाजन हो गया, विभाजन होगा तो कैसी हो जाएगी, एक बड़ी कोशिका बनती है और एक छोटी कोशिका बनती है, यानी एक ऊपर बड़ी कोशिका बन गई, नीचे छोटी कोशिका बन गई। बड़ी वाली को कहते हैं हम लोग कायिक कोशिका, और नीचे वाली को कहते हैं जनन कोशिका, ठीक है, इसे कोशिका लिख लीजिए, कायिक कोशिका, और नीचे वाली को कहते हैं जनन कोशिका। कायिक कोशिका में विभाजन नहीं होता है, केवल किसमें होता है, जनन कोशिका में विभाजन होता है। तो अब ये कुछ इस तरह से हो जाएगा, यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ, एक सेकंड यहीं पे लिख दे रहा हूँ मैं, ठीक है, ये समझ लीजिएगा कोशिका है। अब इसमें क्या होता है, कलर चेंज कर लेते हैं, यहाँ पे देखिए, तो ये तो बड़ी वाली कोशिका रह ही जाएगी, जो नीचे वाली कोशिका थी, जो छोटी कोशिका थी, उसमें फिर से विभाजन हो जाएगा, और वो विभाजन होगा तो फिर इसमें दो कोशिकाएं बन जाएगी, तो एक कोशिका यहाँ बन गई, एक यहाँ भी, एक यहाँ, तीन बन गई ना। तो यही क्या होता है कि तीन कोशिका बन जाता है, इसे ही हम लोग कहते हैं लघु युग्मक जनन। अब जानते हैं बाद में कायिक कोशिका कोई उपयोग नहीं रहता है, ये दोनों युग्मक जा करके संलयित हो जाते हैं, तब इसे ही हम लोग दोहरा निषेचन कहते थे। तो वहाँ तक आगे आपको नहीं लिखना होगा, आपको बस इसमें लिखना है लघु युग्मक जनन, पूरा परिभाषा मैंने आपको पूरा लिखवाया है, सेम उस तरह से लिख देंगे, इतना ही लिखना ही था, यही है पूरा कि लघु युग्मक जनन क्या होता है। तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले कोशिका होती है, विभाजित होकर दो असमान विभाजन होता है, जिसमें बड़ी कोशिका को कायिक कोशिका, छोटी कोशिका को जनन कोशिका कहते हैं। कायिक कोशिका में विभाजन नहीं होता है, जबकि जनन कोशिका में पुनः विभाजन होता है। जनन कोशिका में विभाजन से दो युग्मक बनते हैं, ठीक है। और इस तरह से जो ये तीन कोशिका वाला इसे परागकण कहते हैं, जो ये संरचना बनती है उसे। फिर है गुरु बीजाणु जनन का वर्णन चित्रों की सहायता से करें। तो ये तो मैंने आपको कराया ही था, एकदम स्पष्ट सचित्र है। पौधों में पर परागन की विधियों का वर्णन करें। तो पौधों में पर परागन कैसे होता है, इन सब का बारे में बताना है। जैसे सबसे पहले लिखिएगा पर परागन का परिभाषा लिखिएगा, उसके बाद इसके विधि में लिखिएगा। तो वायु परागन है, जल परागन है, कीट परागन है, और पक्षी परागन है, चमगादड़ परागन है, ये सारा चीज़ विधि इसमें लिखना है। कृत्रिम संकरीकरण से आप क्या समझते हैं, व्याख्या कीजिए। देखिए कृत्रिम संकरीकरण भी मैंने आपको सेम टू सेम वही टॉपिक ही लिख देना है, बिल्कुल आपको हेडिंग देख करके मैंने उसी फॉर्मेट में लिखवाया ही है। अब जानते हैं कृत्रिम संकरीकरण में क्या होता है कि इसमें हम लोग खुद से जनन कराते हैं। बहुत लंबा हो रहा है वीडियो, तो मैं जल्दी जल्दी समाप्त करता हूँ। आप ये सेम टू सेम टॉपिक है, तो इस पर चर्चा करने की जरूरत भी नहीं है। कीट परागित पुष्पों में अनुकूलन का वर्णन करें, ये भी सेम आपको मिल जाएगा। पर परागन के लिए क्या क्या युक्तियाँ अपनाई जाती हैं, ये बताना है, उदाहरण सहित लिखें। तो पर परागन के लिए क्या क्या युक्तियां हैं, ये भी आपको सेम टू सेम टॉपिक से मिल जाएगा, वहाँ से देख लीजिएगा। जैसे इसमें विभिन्न काल परिपक्वता था, ये सारा कुछ था। पराग स्त्री के साथ संकर्षण से क्या समझते हैं, व्याख्या कीजिए, ये भी सेम टू सेम मिल जाएगा। द्विनिषेचन पर निबंध मिले, ये भी स्पष्ट मिल जाएगा। और लास्ट है असंग जनन पर निबंध लिखें, तो असंग जनन पर भी सेम टू सेम आपको टॉपिक से ही पूरा देख करके लिख लेना है। तो इस तरह से इन सब क्वेश्चन को आप एक बार खुद से हल कर लीजिएगा। मैंने तो आपको समझा दिया बनाना कैसे है, और जो थोड़ा टफ क्वेश्चन था उससे मैंने बताया भी, और उस सब को हल करने के बाद आपकी समझ बेहतर हो जाएगी। आप क्वेश्चन लिखने में बिल्कुल कोई भी कठिनाई महसूस नहीं करेंगे। यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको यह वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके बता सकते हैं। अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, खराब लगा है तो डिसलाइक कीजिए।